दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 11 जनवरी 1982 की। मुंबई की एक व्यस्त सड़क थी और अचानक वहां पे गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जमीन पर पड़ा था एक सबसे शक्तिशाली आदमी, मुंबई का सबसे शक्तिशाली डॉन, जिसका नाम सुनकर पूरा मुंबई थर्रा उठा था। ये कोई आम इंसान या आम मुठभेड़ नहीं थी। कहा जाता है कि मुंबई का पहला पुलिस एनकाउंटर था और जिस इंसान को मारा गया था वो था मान्या सुर्वे, एक पढ़ा लिखा लड़का जो गैंगस्टर बन गया। मैं आज आपको उस इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जो जन्म से अपराधी नहीं था, लेकिन उसे हालातों ने अपराधी बना दिया। उसका असल नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। मुंबई का रहने वाला था। एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का, कॉलेज में पढ़ता था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। और कहा जाता है कि पढ़ाई में इतना अच्छा था कि कहते हैं कि बड़ा होकर ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई और उसी गलती में वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया और यहीं से उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। एक मारपीट के केस में उसका नाम आ गया। यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। जब वो नौकरी की सोचता था, अब नौकरी की उसकी सारी एम्बिशंस खत्म होगी, क्योंकि उसे लगा कि केस लगने के बाद पूरी लाइफ मेरी खत्म हो गई है। यहीं से वो अपराध की दुनिया में आ गया, जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो गई। जेल से निकला तो नाम बदल चुका था अब उसका, सारी उसकी सारे के सारे हालात बदल चुके थे। जेल की सलाखों के पीछे वो लड़का कभी किताबों में खोए रहता था, अब बदले की आग में हमेशा जलने लगा था। कहा जाता है कि जेल में रहते रहते उसने अंडरवर्ल्ड के सारे तौर तरीके सीख लिए थे। और जब जेल से बाहर आया तो पहले वाला वो मनोहर नहीं रहा, अब वो मान्या सूर्य बन चुका था। एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे मुंबई के अपराध की दुनिया में एक डर का आयाम बन गया। बड़े बड़े जो गुंडे थे, बदमाश थे, बड़े से बड़ा गैंगस्टर था, वो उसके नाम से थर्राता था। आम लोग उसके बारे में बात करते थे, पुलिस उसकी तलाश करती थी। 70 और 80 के दशक की बात थी दोस्तों। मुंबई का सबसे खतरनाक नाम था ये। जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पे था, तब मान्य सूर्य ने अपने गैंग बनाकर लूट, फिरौती, खतरनाक हमलों से पूरा शहर दहला दिया। इस आदमी के लिए किसी को मारना बिल्कुल आम बात थी। खून इसको इतना अच्छा लगता था कि किसी का मर्डर करने के बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। कहा जाता है कि वो दिमाग से बहुत तेज था, हर प्लान बहुत सोच समझ के करता था और पुलिस के लिए वो पकड़ पाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। इसी तरह माने सूर्य के वो बताते हैं कि इसका किस तरह से इसका धोखे से इसका एनकाउंटर किया, वो सारी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा। इसकी अंत की शुरुआत होती है 11 जनवरी 1982 की। 1982 का वो दिन था जब पुलिस को उसकी लोकेशन की खबर मिल जाती है। और फिर वही हुआ जो पुलिस अक्सर करती है, जिसने मुंबई का एक पूरा का पूरा इतिहास का एक नया अध्याय बदल दिया। एक पढ़ा लिखा लड़का कैसे बना मुंबई का इतना बड़ा खतरनाक गैंगस्टर, और कैसे हुआ इसका एनकाउंटर। इसकी सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। किस घटना ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया और आखिर क्यों पुलिस ने उसे सड़क पर ही खत्म कर दिया। एक इतना बड़ा नाम जिसके नाम से पूरा पूरा मुंबई कांपता था, आज वो सड़क पर पड़ा हुआ था और कोई उसे उठाने वाला भी नहीं था। आई कहानी में बताऊंगा कि हम जानेंगे मान्य सूर्य की पूरी सच्चाई, उसका उदय, उसका खौफ और उसका खून से लिखा हुआ पूरा अंत। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। और कहा जाता है कि पहला जो हिंदू डॉन था उसके बारे में ये भी इसकी एक इसके बारे में काफ़ी फेमस है। वो पूरी स्टोरी बताऊंगा कि पीछे क्या कहानी थी और कैसे इतना बड़ा डॉन बना। आज का सारा अपग्रूवमेंट बताऊंगा, कैसे सिर्फ नॉर्मल फैमिली से आया, कैसे अपग्रूम हुआ, कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल बना और कैसे इसका अंत हुआ। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं तो 70 के दशक में हमें जाना पड़ेगा। 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में तीन हिस्सों में बटा हुआ था। तीन डॉन थे उस समय। मैंने आपको वरदराजन की कहानी सुनाई थी। मैंने बताया था कि इससे वरदराजन और इनके बीच में, हाजी मस्तान और करीम लाला के बीच में सुलह हो गई थी। तो अपने अपने एरिया में सब काम कर रहे थे। हाजी मस्तान जहाँ था स्मगलिंग का धंधा करता था। करीम लाला जो था पठान गैंग का जो शेर खान था। और वरदराजन मुदलियार था जो मछली मार्केट और जुए का सरगना था। ये तीनों अब मिलके इन्होंने अपनी बाउंड्री वाले, कोई सेंट्रल दिल्ली में काम करा, सेंट्रल मुंबई में काम कर रहा था, तो कोई किसी और इलाके में। इनके सबके एरिया कट चुके थे और अब बिल्कुल शांति से काम कर रहे थे। इनके बीच का जो गैंगवार था शांत हो चुका था। स्मगलिंग, जुआ और शराब के धंधे में ये मिलके काम करते थे और इनके बीच में खून खराबा नहीं, भले ये दूसरे का मर्डर कर देते थे, लेकिन इनके बीच में खून खराबा बहुत कम होता था। लेकिन 70s के जो दशक था उसमें अंडरवर्ल्ड में एक नई पीढ़ी उभर रही थी, जो अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए किसी का भी मर्डर करने के लिए तैयार रहती थी। और इसी वजह से पूरी मुंबई में जो है गैंगवार की जो आग भड़कने लग रही थी। और इसकी शुरुआत किसने करी? साबिर कासकर बनाम पठान गैंग, यहीं से गैंगवार की शुरुआत हुई। मैं आपको बता दूं कि साबिर कासकर आखिर कौन चीज़ था और कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया था। साबिर कासकर जो था दाऊद इब्राहिम का जो था बड़ा भाई था। और इसकी पठान गैंग जो थी
करीम लाला का जो पठान गैंग था उसकी पुरानी ताकत थी, और दूसरी तरफ तो हाजी मस्तान था। यहाँ पे इनके बीच में क्लैशेज हो जाते हैं। तो ये ढूंढ लेते हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढे जो इस साबिर कास्कर को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये इनके काम के बीच में आ रहा था। अब साबिर का जैसे जैसे रुतबा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जो पठान गैंग था उसको खतरा लगने लगा कि ये कहीं हमारा डोमिनेंस ना ख़त्म कर दे। अब हाजी मस्तान और वरदराजन के बीच में समझौता हो चुका था, पर लेकिन जो पठान गैंग था उसके मन में जो था आज भी साबिर जो था कांटे की तरह चुभ रहा था। इसी बीच में एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड में एक खिलाड़ी की, वो था मान्य सुर्वे। मान्य सुर्वे की अगर बात करें तो मान्य सुर्वे का जो असली नाम था वो था मानिक राव सुर्वे। महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो एक जिला है, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। नॉर्मल सी फैमिली से था, किसान फैमिली से था। मानिक जो था बचपन से बहुत तेज़ था, पढ़ाई में इतना होशियार था, इतना ज़्यादा लोग कहते थे कि बच्चा बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा, लेकिन शायद किस्मत तो कुछ और ही लग रहा था। पढ़ाई के लिए जब ये बड़ा हुआ तो इसको पढ़ाई के लिए मुंबई भेज दिया, और इसने कुछ समय अपने बड़े भाई के साथ उसके घर पे रहा। इसने कीर्ति कॉलेज था मुंबई में, बड़ा फेमस कॉलेज है, वहाँ से इसने बीए की डिग्री करी, वो भी 76 मार्क्स पे। आप समझते हैं 76 मार्क्स कितने होते हैं? आज के समय में जब बच्चे कुछ परसेंटाइल लेके आते हैं, कुछ परसेंटेज लेके आते हैं, तो बड़े जश्न मनाते हैं। उस समय में कहते थे अगर कोई पास हो जाता है, 10वीं भी कर लेता है, तो भी उसका बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन उस समय में 70 के दशक में इसने बीए की डिग्री कर ली थी, वो भी 76 मार्क्स में। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट बच्चा था ये। वो पढ़ाई में इतना होनहार था, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ इसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ था। इसी कद काठी थी जो इसकी, जो इतना हीरो लगता था, और इसी वजह से शायद इसके ऊपर बाद में मूवी बनी शूट आउट एट वडाला। बड़ा वो सुलझा हुआ आदमी था ये, लेकिन किसी को नहीं लग रहा था कि बंदा अंडरवर्ल्ड में इसकी एंट्री हो जाएगी, इस तरह से बड़े क्राइम करेगा। अब जो शुरुआत इसकी कैसे हुई, कैसे ये अपराध की दुनिया में आया है, तो मान्य का जो सौतेला भाई था वो अपराध की दुनिया में पहले से ही इन्वॉल्व था। तो धीरे धीरे ये भी मान्या को वहीं पे अपने साथ इसके घूमता फिरता रहता है, तो ये भी इसको क्राइम की दुनिया में ले आया। इनका एक शख्स के साथ हत्या, एक एक झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने पे ये अपने भाई के साथ मिलके उस आदमी को चाकू मार देता है, और कई चाकू मारते हैं, इसके कुछ दोस्त होते हैं, वो मारते हैं, तो वो आदमी वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता है। तीनों यंगस्टर थे, तो पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले जब इनको पकड़ते हैं तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, और पुणे जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। एक लड़का जो इतना पढ़ाई में इतना अच्छा था, वो सलाखों के पीछे चल चुका था, अपराधी बन चुका था, कैदी बन चुका था। पुणे की जो जेल थी, यहाँ पे भी मान्य ने अपनी चलानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे वहाँ पे जो गैंगस्टर थे इनको चैलेंज करने लगा। जेलर इससे परेशान हो गया, तो इसको बात इतना वो परेशान हो गया, उसको लगा कि ये तो खून खराबा कर देगा, या इससे बचने के लिए इसको रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर देते हैं। रत्नागिरी जेल में मान्य ने 9 साल बिताए। 9 साल बिताने के बाद जेल में इसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और वहाँ से सीखा कि गैंगस्टर के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे तौर तरीके से काम करते हैं गैंगस्टर, हथियार कैसे चलाते हैं, गैंग कैसे बनाते हैं। अभी तक ये छोटा क्रिमिनल था, लेकिन अब इसने गैंगस्टर वाले जैसे जेल में गया, इसमें सुधार आने की वजह ये बड़ा क्रिमिनल बनता गया। ये एक मान्य के मन में भी बड़ा गलत एक बात बैठ गई थी, उसको शायद एक लगने लगा था कि जो सिस्टम है, अगर सिस्टम बेगुनाह को सज़ा देता है तो हम सिस्टम से क्यों डरें? अगर सिस्टम ही, अगर कानून अगर गलत आदमी को सज़ा दे देगा तो सिस्टम से हम क्यों डरें? यहीं से जो मानिक और जो गैंगस्टर जो मान्य सुर्वे बनना शुरू हो गया था। ये जो हत्या हुई थी इससे, ये तो गलती से हुई थी, लेकिन जो हत्या की वजह से, जो हत्या जो इससे हुई वो इंटेंशनल नहीं थी, वो गलत संगति के कारण हो गई। लेकिन अब जो गैंग में था, अब ये जो हार्ड कोर क्रिमिनल बन चुका था, इसको 14 साल की सज़ा, उस टाइम आजीवन कारावास जो बोलते थे वो 14 साल को बोलते थे। 9 साल में ही मान्य सुरमा जेल से ही भाग गया। वो सीधा वहाँ से भाग के मुंबई गया, और वहाँ से इसने जाके दाऊद इब्राहिम जो पठान गैंग था उससे हाथ मिलाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें ये ठीक नहीं लगा कि ये आदमी काम का नहीं है, तो इनसे कुछ ज़्यादा इसको भाव नहीं दिया। तब इसने अपना गैंग बना लिया, और धीरे धीरे इसने वहीं से छोटी मोटी जो लूट करने लगा, बैंक डकैती करने लगा, और वसूली का इसने काम शुरू कर दिया। अब इसकी जो पहला जो बड़ा जो इसने इस तरह का क्राइम करा था, वो क्राइम मैंने आपको मर्डर बताया था, वो उससे बचपने में हुआ था। अब जिसका क्राइम था, इसने जो क्राइम करा उसने क्या करा, 5 अप्रैल 1980 की बात है, जो मान्य का गैंग था, इसने क्या करा, एक एम्बेसडर कार चुराई, और इसी कार से रोड पे इसने 5700 रुपये की पहली लूट करी।
फिर इसके बाद इसने कैनरा बैंक में लूट कर दी, वहाँ से कैश का बैग लेके भाग गया। अब शहर के जो सड़कों पे दिन दहाड़े जो ये गैंगस्टर जो है हथियार लेते हुए पूरे बैंक को लूट के चले गए, तो पूरे पूरे सिस्टम को इसने चैलेंज कर दिया था। अब ये बड़ा नाम बनने लगा था, धीरे धीरे ये क्राइम की दुनिया में उतरने लगा। 12 फरवरी 1981 को मुंबई का जो एक पेट्रोल पंप था, उसके बाद मुंबई के जो इसके जो साथी थे, माया के साथी शेख मुनीर, विष्णु पाटिल और अन्य हथियारबंद जो इसके साथी थे, उन्होंने वहाँ पे जाके पेट्रोल पंप पर लूट करने की कोशिश करी। और लूट करने के बाद इनका आमना सामना जो इब्राहिम कास्कर जो था, शब्बीर इब्राहिम कास्कर, इससे इसका आमना सामना हुआ। ये इसका बड़ा भाई था, इन्होंने इसको मार दिया। कुछ लोग बताते हैं कि पठान गैंग ने इसका यूज़ किया था मान्या सुरवे का, और मान्या सुरवे को आगे करके इन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई को मरवा दिया ताकि इनका डोमिनेंस चलता रहे। तो आप सोचिए कि किस तरह से इसका यूज़ किया गया। बाद में इसको अकेला छोड़ दिया गया। इसी वजह से बताते हैं कि बाद में मान्या सुरवे की इसी दाऊद इब्राहिम ने इसकी रेकी करवाई, और बाद में इसका बड़ा मान्या सुरवे की बड़ी फेमस चीज़ थी और ख़ास चीज़ थी। मान्या सुरवे की फ़ोटोज़ भी बहुत कम अवेलेबल है इंटरनेट पे, और मान्या सुरवे का कटकाठी वो बहुत कम लोग जानते थे कि कैसा दिखता है, क्या करता है। और बड़ा ही सस्पिशियस बंदा था, बहुत ही शांत रहता था, चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, और हाईलाइट में बिल्कुल नहीं रहता था कि उसने क्राइम करा और दिखावा करा, ये नहीं था उसके अंदर। मान्या बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ बंदा था। लेकिन अब ये दाऊद इब्राहिम की नज़र में चढ़ चुका था। दाऊद इब्राहिम ने इसकी रेकी करवाई, धीरे धीरे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई, ये कहाँ रहता है, कैसे जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, कैसे एक्टिविटीज़ करता है। और बाद में इसी ने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस को इसने दी थी, और पुलिस वालों ने इसी के कहने पे, जो दाऊद इब्राहिम के कहने पे बताते हैं कि इसका मर्डर कर दिया था। मर्डर इसलिए कहते हैं कि जब इसको पकड़ा गया तो मान्या सुरवे को धोखे से वहाँ पे मार दिया गया, क्योंकि ये बताते हैं कि उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके मर्डर के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का भी हाथ है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा गैंगस्टर जिसका मुंबई में नाम चलता है, उसका इस तरह से एनकाउंटर करवा दिया। खैर चलिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इसके क्राइम्स के बारे में बात करते हैं। अब मैंने कैसे बताया आपको कि जो आपको कहानी बता रहा था कि मान्या को जब ऑफर मिला कि तुम्हें साबिर कास्कर को ख़त्म करना है, और सूटेड एंड वडाला जो मूवी है इसमें भी एक सीन दिखाया गया है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो वाकई में जो थी वो साबिर कास्कर की ही पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। तो इसी को लेके इनके बीच में झगड़ा भी हुआ था। तो मान्या को लगा कि अब मैं इसको अगर मार दूंगा, दाऊद इब्राहिम का अच्छा नाम है, इसका बड़ा भाई है, तो मेरा करियर पूरा बदल जाएगा। ये साबिर कास्कर को सिद्धि विनायक जो मंदिर था उसके पास में ही पेट्रोल पंप था, मैंने आपको बताया, वहाँ पे लूट करने के इरादे से भी गया था। इसने वहाँ पे पेट्रोल पंप पे इसको दिन दहाड़े इसको गोलियां मार दी। साबिर की जो मौके पर मौत हो गई, उसके बाद ये सारी जगह अखबार फैल गई, सुर्खियाँ फैल गई कि दाऊद इब्राहिम के भाई को मार दिया। दाऊद इब्राहिम पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी नज़रें दाऊद मानने के ऊपर अब टिक चुकी थी, इसको कैसे भी ख़त्म करना है। अब साबिर की हत्या के बाद जो है मान्य का जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ा बन चुका था। उसने कई सारी बैंक डकैतियाँ करी, सप्लाई जो जो लोरी करते थे उनको लूट लिया, वसूली करने लगा, पुलिस पर भी इसने हमले करे बहुत सारे। जो बताते हैं कि इसके मन में एक बात बन गई थी, एक पठान गैंग है जो बहुत बड़ा यहाँ पे जो मुंबई को ऑपरेट करता है, मेरे को मुंबई का हिंदू डॉन बनना है, एक अलग डॉन बनना। कहते हैं कि पहला ही ये ऐसा डॉन था जो हिंदू डॉन था, हिंदू जो डोमिनेंस से अफेक्टेड था, और साथ ही साथ एक ऐसा डॉन जिसका पहला एनकाउंटर जो हुआ था, वो पहला डॉन वो था, वो मान्य सुरवे ही था। अब मुंबई पुलिस के लिए क्या था, ये मान्य था बड़ा सुलझा हुआ आदमी, तो बड़ा सिरदर्द बन गया था। ये बार बार अपने ठिकाने बदलता रहता, तो किसी को भी इसको किसी पे भी शक लगता था कि भाई ये आदमी मेरी रेकी कर रहा है या फिर ये आदमी मेरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, तो ये तुरंत उसको मार देता था। उसके डर की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब मुंबई पुलिस पहले ही जो थी पठान गैंग और जो दाऊद के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उससे परेशान थी। अब उनके लिए मानने बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अब मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने एक इंस्पेक्टर था इशाक बागवान, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई ताकि मान्य को ख़त्म कर दे। पुलिस ने इसे गैंग के कई सदस्यों को पकड़ लिया, लेकिन मान्य किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। मान्य इतना सुलझा हुआ था, वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डेली ठिकाने बदल रहा था। मुंबई छोड़ के वो कुछ दिन के लिए मुंबई छोड़ के भाग गया, और फिर वापस पुलिस को लगा कि भाग गया, वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर से आने लगा और मुंबई में बड़ी बड़ी वारदातें इसने करनी शुरू कर दी।
अब मान्या की खासियत थी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता था, चाहे उसको कोई आगे बढ़ाने वाला हो। मान्या ने दिमाग में बिठा रखा था मुंबई का सबसे बड़ा डॉन मुझे ही बनना है। जैसे मैंने आपको एक माया डोलस की कहानी सुनाई थी, जिसने दाऊद इब्राहिम को चैलेंज किया था और उसने कहा था कि अगर मैं बच गया, जिसका एनकाउंटर भी बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने ही करवाया था, उसने खुला चैलेंज किया था अगर मैं बच गया तो मेरा हाथ दुबई तक जाएगा। इस माया जो ये जो मान्य सुर्वे ने भी सोच लिया था कि अब मुंबई पे मैं डोमिनेंस करूंगा, कोई दाऊद वाद नहीं चलेगा और ना कोई पठान गैंग चलेगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ मुंबई में एक ही नाम चलेगा। क्योंकि ये खासियत है गैंगवार की और गैंगस्टर की कि वो अकेला ही राज करेगा, वो किसी और के साथ हिस्सा नहीं बांटता जो बड़ा गैंगस्टर होता है। तो माया ने जो है पठान गैंग के जो गुर्गे थे, पठान गैंग ने इसको काम सौंपा था कि भाई तुम जाके दाऊद इब्राहिम के भाई को मारो। अब इसने पठान गैंग के ही गुर्गों को मारना शुरू कर दिया, दिन दहाड़े इनकी हत्या करनी शुरू कर दी। इसके बाद इसने एक जिम का मालिक था, उससे प्रोटेक्शन मनी मांगी, तो इसने हल्के में ले लिया। उसने बोला कि मैं तो दाऊद को ही देता हूँ, तुम्हें नहीं देता। तो मान्या ने इसको जाके दिन दहाड़े जो गोली से छलनी कर दिया। इसकी मान्या की मतलब सोच लीजिए कि मान्या सुर्वे की इतनी ज़्यादा हिम्मत थी, इतनी ज़्यादा ताकत बढ़ चुकी थी कि उसने पुलिस वालों की जीप पे अटैक कर, जब पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते उसने पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर दिया। गुप्ती जो एक हथियार होता है, उसने 2 पुलिस वालों को वहीं पे घायल कर दिया। अब मुंबई में इतना डर कायम हो चुका था कि किसी व्यापारी को लगता था कि अगर मान्या ने पैसे मांग लिए हैं तो तुरंत इसको पैसे दे दो वरना ये जान से मार देगा। मान्या के जो साथी थे, जो पुलिस वाले जब इसके रडार पे आए पुलिस वालों की ये, तो इसके साथी शेख मुनीर, दयानंद और परशुराम कटकर, इनको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन मान्या जो अब भी पुलिस वालों के हाथ में नहीं आ रहा था, तो पुलिस वालों ने प्लानिंग करी कि अगर ये नॉर्मली नहीं आएगा हाथ में तो इसको धोखे से पकड़ा जाए, इसकी रेकी करी जाए, उसको धोखे से कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। क्योंकि ये नॉर्मली पुलिस को समझ में आ चुका था कि मान्या को पकड़ना अब इम्पॉसिबल हो चुका है। तो पुलिस वालों ने मान्या की जो जो मैंने आपको बताया था इशाक बागवान था, इसकी तरह इसके पीछे बुरी तरह पड़ चुका था। इसने पूरी रेकी करी और बताते हैं कि लास्ट में जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वही उसकी इन्फॉर्मेशन देती है और वही इन्फॉर्मेशन जाती है दाऊद इब्राहिम तक। जो वडाला का जो अंबेडकर जंक्शन था, 11 जनवरी 1982 की बात है, करीब 1:30 बजे की बात है। मान्या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था जो ब्यूटी पार्लर पे काम करती थी। 18 पुलिसकर्मी जिन्होंने 3 टीमें बना रखी थी, वडाला जंक्शन पे उनको खड़ा कर रखा था। जैसे ही मान्या टैक्सी पे उतरा उसने पुलिस को देख लिया और कहते हैं कि मान्या ने उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया और पुलिस ने उससे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली उसके सीने में लगी और वो गिर पड़ा। उसके बाद उसके ऊपर पुलिस वालों ने लगातार 4-5, बताते हैं कि एक गोली लगने के बाद वो बचा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों को लगा कि अगर ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा ये, तो पुलिस वालों ने इसके ऊपर 4 गोली और मारी। इसके बाद इसको जानबूझ के हॉस्पिटल ले जाने का नाटक किया गया, क्योंकि 5 गोली लगने के बाद क्वाइट इम्पॉसिबल होता है कि आदमी बच पाए। वहीं रास्ते में ले जाते हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो ये भी बताते हैं कि जब इसको हॉस्पिटल ले जाएगा उसमें भी जानबूझ के देरी करी गई ताकि ये मान्या मर जाए। इसी बीच में जो सब होता है इसके इसी डिले के कारण मान्या का डेथ हो जाता है। और बाद में ये क्वेश्चन भी उठे कि मान्या की जो मौत थी इसके ऊपर बहुत सारे विवाद चले। लोगों का कहना था कि पुलिस ने जानबूझकर इसको एक गोली लगने के बाद इसको चाहते तो इसको पकड़ सकते थे। इसको 4 गोली और मारी और मरने 4 गोली लगने के बाद भी मान्या इतना ज़्यादा मतलब बॉडी बिल्डर था, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा था। तो पुलिस वालों को लगा कि ये बचना नहीं चाहिए, तो जानबूझ के इसको ले जाने में डिले करा और एम्बुलेंस वगैरह को डिले करवाया। जब ये पूरा पूरा ये मर गया, जब इसका लग गया, पुलिस वाले कंफर्म हो गया मर गया, उसके बाद पुलिस वाले वहाँ लेके गए। कुछ लोग कहते हैं कि भले ही मान्या जो गलत रास्ते पे चल गया था, लेकिन इसको एक मौका जरूर मिलता तो ये बदलने की कोशिश करता, जो शायद एक क्राइम की दुनिया से वापस आ जाता। लेकिन ये सच्चाई है कि मान्या ने जो है बहुत सारे मासूमों की हत्या करी थी और अपराध का रास्ता उसने चुना था। भले ही उसने दाऊद इब्राहिम को टक्कर दी, पठान गैंग को टक्कर दी, लेकिन रास्ता उसका भी जो क्राइम का ही था। मान्या की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम को बहुत चैन मिला, क्योंकि इसने दाऊद की सत्ता को इसने चैलेंज कर दिया था और उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। तो ये दाऊद इब्राहिम दिखाते कि ये चीज़ दिखाते कि दाऊद इब्राहिम से जिसने भी पंगा लिया उसने उसके पूरे गैंग को, उसकी पूरी फैमिली को और उसको ख़त्म करवा दिया। चाहे वो माया हो, चाहे वो मान्या हो, चाहे वो अमर हो या अश्विन हो, जो भी गैंग था,
जिससे भी इसका क्लैश हुआ जहाँ भी इसको लगा कि मुझे से खतरा हो सकता है, इसने उसको मरवा दिया और अपने डोमिनेंस को हमेशा कायम रखा, बाहर रह कभी। लेकिन मानने के बनने के बाद लगने लगा था कि दिल्ली जो मुंबई में से अंडरवर्ल्ड अब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका असर गलत हुआ और भी उल्टा हुआ। मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था अब दाऊद के हाथों में चला गया और वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, और उसने कई समय तक जो है शहर का एक बहुत बड़ा डॉन बना रहा। और आज भी कहते हैं कि वो इंडिया में जो इलीगल हथियार और जो नशे का काम आज भी दाऊद, और इलीगल जो जो फेक मनी का जो रैकेट चलाता है वो आज भी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ के आज भी ऑपरेट कर रहा है। मानने में कुछ लोग कहते हैं कि अब इसकी अच्छी बात करें तो ये गरीबों की मदद करता था, और कहते हैं कि ये मोहल्ले में जो है जो भी किसी गरीब था अगर कोई से मदद मांगता था हमेशा उसकी मदद करता था, साथ ही गरीब बच्चों की मदद करता। मानने का जो बचपन था गरीबी में बीता, लेकिन इसने जब भी किसी गरीब की मदद करने का मौका मिला तो इसने हमेशा उसकी मदद करी। उसकी ज़िंदगी हमें ये बताती है कि पढ़ाई में जो इतना होशियार बच्चा है, जो इतना मजबूत इरादों वाला बंदा था, जो पढ़ाई में 70 मार्क्स जिसके एक समय में आए थे, जो टॉप किया था जिसने, वो चाहता तो अपनी पढ़ाई से के दम पे वो को बहुत कुछ चेंज कर सकता, लेकिन वो शायद उसकी सिस्टम से उसकी कुछ चीज़ें ऐसी उसकी लाइफ में घटी कि उसको सिस्टम से उसका मन उतर गया, कि उसको लगा कि सिस्टम झूठा फंसाता है लोगों को, और वो गलत रास्ते पे चल गया। और उसका इस तरह से उसका अंत भी इतना बुरा हुआ, धोखे के कारण उसको मारा गया। बताते हैं कि पुलिस वालों ने उसको धोखा दे के मारा, वरना उसको सामने से गोली मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। मानने शुरू की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि आपके हालात कैसे भी हों, लेकिन आपको गलत रास्ते पे नहीं चलना। युवाओं कभी भी बदले की आग ना सिर्फ आपको ख़राब करती है बल्कि आपके परिवार को भी ख़त्म कर देती है। सिस्टम में अगर कमी भी है तो मान्य ने उसको गलत तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश करी। अगर सिस्टम में कुछ कमी भी है तो उसको अच्छे तरीके से लड़ के या अपनी पढ़ाई से काम करके चेंज करना चाहिए, ना कि हथियार के दम पे। ये जो क्राइम की दुनिया बाहर से तो बहुत चमत्कार दिखती है, बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन बाद में इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे मौत लिखी है या गोलियाँ, किसी न किसी गोली पे क्रिमिनल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे पछतावा करने का आपको समय नहीं मिलता। मान्य शुरू की कहानी जो है मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दौर की, वो कहानी है जब खून और गोलियों का राज होता था। मान्य शुरू साधारण से परिवार से था और गलत रास्ते पे चल के उसका अंजाम भी मौत के साथ इसी तरह से गलत ही हुआ। मानने की कहानी हमें दिखाती है कि अपराध चाहे कितनी भी तेजी से बढ़े, लेकिन लास्ट वो कानून के शिकंजे में आएगा। उसने दर्जनों वारदातें करी, बड़े बड़े गैंग वार करे, लेकिन लास्ट में उसका एंड पुलिस की गोलियों से हुआ। और अंडरवर्ल्ड की जो काली दास्तान है, जो इसमें एक बुरा दौर था, जो एक अंडरवर्ल्ड का दौर था, उसमें मान्य का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यही आज मान्य की कहानी दोस्तों। कैसे एक आदमी नॉर्मल सी फैमिली, सिंपल फैमिली से था और उसने सपना देखा कि मुंबई पे कब्जा करेगा, लेकिन बाद में धोखे, खुद के दोस्तों के खुद के जानकारों के धोखे और अंडरवर्ल्ड की जो राजनीति की दुनिया की वजह से इसका धोखे से इसका मर्डर कर दिया गया, इसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये कहानी मान्य सुरवे की थी, और ये हमें क्या दिखाती है कि ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया अंदर से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी चलती है। अगर कोई इंसान अगर उठ रहा था तो उसको उठने नहीं देते। दाऊद इब्राहिम चाहता तो मान्य सूर्य को सर्वाइव करने देता, जहां वो अपना डोमिनेंस चला रहा था साथ में मान्य भी अपना चाहता, क्योंकि दाऊद अब मुंबई से बाहर से ऑपरेट कर रहा था और मान्य अंदर से ऑपरेट कर रहा था। दोनों मिलके भी काम कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेंस कभी भी, जो गैंगस्टर होता है वो एक दूसरे का डोमिनेंस कभी भी सहता नहीं है। तो यही आज की कहानी थी, और इसी कहानी के ऊपर बाद में शूटर ने डाला, इसमें बड़ी फेमस मूवी बनी। इसमें जॉन अब्राहम ने मान्य सूर्य का किरदार निभाया और दिखाया किस तरह से वो खुलेआम बोलता है कि मैं खुलेआम गोली मारूंगा। शब्बीर खान को भी जाकर वो चैलेंज करता है कि मैं खुलेआम गोली मारूंगा। मान्य सूर्य ही अब मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनेगा। बहुत सारे इसके फैक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं फिल्म में। कुछ लोग बताते हैं कि इन फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के, या कुछ लोग बताते हैं कि इनमें कुछ गलत फैक्ट दिखाए गए हैं। लेकिन एक गैंगस्टर इतना ज़्यादा हैंडसम था, इतना ज़्यादा स्मार्ट था और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में इतना ज़्यादा उसका वो था, और इतना ज़्यादा क्रेज़ था लोगों के बीच में, जिसको जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। उसके ऊपर बॉलीवुड में मूवी बनाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मान्य सूर्य की कहानी यंगस्टर को बस यही सिखाएगी कि गलत रास्ते पे चलोगे तो आपका एंड गोली से ज़रूर होगा, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन पुलिस वाली गोली हो, गैंगस्टर की हो, लेकिन मरोगे आप ज़रूर। तो दोस्तों आज यही कहानी थी। मान्य सूर्य की काफ़ी इसकी डिमांड आ रही थी कि इसके ऊपर कहानी बनाई है, तो हमने इसी के ऊपर कहानी बनाई। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपको कोई और पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर हमें अलग ही अगली स्टोरी बनानी चाहिए, तो हमें आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी राय
ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, उनमें क्या चेंजेस हमें लाना चाहिए या हमें इनमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए। आपकी राय से ही, हमारे सजेशन से ही हम चैनल्स में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम फिर से एक नई पर्सनैलिटी के साथ, आपको लगता है कि कोई और पर्सनैलिटी है जिस पे हम स्टोरी बनाएं तो आप हम उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसको भी कवर अप करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो और लास्ट में चलते चलते वही बात कि इस वीडियो को बनाने का और इस तरह से दिखाने का कहीं भी उद्देश्य हमारा क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है या समाज में क्राइम को, युवाओं को इंस्टिगेट करना नहीं है क्राइम के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि युवाओं को और समाज को पता चल सके कि क्राइम आखिर पैदा कैसे होता है और क्राइम का रास्ता जो है अंधेरे भरा होता है और लास्ट में क्राइम का जो एंड होता है वो बहुत बुरा होता है, या तो जेल में या गोली से होता है। तो यही आज की कहानी थी। फिर से हम एक और नई पर्सनैलिटी के ऊपर, एक और आदमी के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर हम एक और नई स्टोरी बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ भारत गौर न्यूज़ में बने रहिए। धन्यवाद। चलते चलते हम ये कहें कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।